तो प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे हम लोग। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो टाइम ऑफ फ्लाइट था, रेंज था, हाइट था, उसके हम लोगों ने सभी फॉर्मूले देखे थे, चाहे थीटा पे हो या 90 माइनस थीटा पे हो। इसके बाद पढ़ी थी हमने इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, जो भी इक्वेशन आए थे उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखे थे उन लोगों उसको सॉल्व किया था। रिलेशन देखा था आर और एच पे, तो पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू 4h/r होता था। उससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल थे उनको भी पढ़ा था। अब लास्ट फेज में लगभग फिनिश ही आज, इसके बाद आपका 2 दिन का समय है, को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बस बातें नहीं, ठीक है। आज जैसे हम लोगों को देखना है कि जो भी इसमें मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें। मिसलेनियस मतलब है कि अभी तक जो भी स्पेसिफिक पॉइंट थे उन चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब जैसे मिक्स्ड आ जाए या उस पर कोई कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे सिंपल सी बात, हम लोगों को जैसे रेंज पूछता है, रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो रेंज के लिए कहा गया भाई जो भी इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी रहे इनटू क्या कर देते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज निकल आता था। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर रहता था ना। ये जैसे ऐसे सॉल्व किया था हम लोगों ने कि ये जैसे ऐसे रहा, ये एंगल थीटा था, इधर जो कंपोनेंट आया वो कितना रहा, v cos थीटा। अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो उसको कौन ले जा रहा, v cos थीटा ले जा रहा ना, कितने टाइम में, जो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पर चाहे तो लिख लीजिए, जो रेंज रहेगा, रेंज जो आएगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, ये मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्या पता चल जाएगा, रेंज। अब न्यूमेरिकल या क्वेश्चन कैसे रहते हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बस है, ये मूव कर रही है v1 स्पीड से, आगे की तरफ ऐसे जा रही है। अब यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, ठीक है, ये किसी बॉल को ऊपर तरफ फेंकता है, मान लीजिए v2 स्पीड से। अब बस चल रही है, बस खड़ी तो है नहीं। अब जैसे हम लोग पता है, जैसे हम ऊपर फेंकेंगे, अगर हमने वेलोसिटी v2 दी है तो कितने समय के बाद ये वापस आ जाएगी, ये बताओ। बोलो ये तो बहुत कठिन बात हो गई, ऐसे कैसे बता दें कितने समय बाद वापस आ जाएगी। अब देखो दूसरे तरीके से पूछता हूँ। हम लोगों ने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, अगर किसी बॉल को ऊपर तरफ फेंकते थे तो वापस ऐसे जाती थी, फिर ये लौट के आ जाती थी, कितना समय लगता था, 2u/g। तो वही कहानी है। कहानी में कहानी सुनाते हैं हम आपको। जैसे एक बच्चा छोटा था, ठीक है, नहीं जैसे छोटे बच्चे आजकल 1 साल के, जैसे 1.5 साल के होते हैं, जो दादा दादी होते हैं उसे सिखाने लगते हैं, पढ़ो बेटा ABCD 1 2 3 4 से सिखाते हैं। तो ऐसे एक दादाजी थे, उन्होंने अपने जो नाती था उसको खूब अपना सिखाया, ABCD 1 2 3 सब रटवा दिया। उन्होंने कहा पर LKG में यही सब सिखाते हैं, तो अपने बेटे को सीधे हम UKG में एडमिशन दिलाते हैं, ठीक, या सीधे हम क्लास 1 में एडमिशन दिलाते हैं। बोले सब तो आता है उसे, A फॉर एप्पल बता लेता है, स्पेलिंग बता लेता है, इन सब चीज़ों को क्या पढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, पहुँच गए जाकर स्कूल, तो उन्होंने प्रिंसिपल साहब से कहा कि वो कैसा है कि इसको ये सब चीज़ें आती हैं, सीधे आप क्लास 1 में एडमिशन लीजिए, LKG और UKG बाईपास कर देते हैं हम। उन्होंने कहा कोई बात नहीं सर, बच्चा थोड़ा सा टेस्ट लेंगे, अगर सब चीज़ें बता देता है तो क्लास 1 में एडमिशन हम दिला देंगे, ठीक है, पूछ लीजिए। उनका ठीक है, बताओ बेटा। बोले A फॉर क्या होता है। अब बेटा कुछ ना बोला। तो बोलो कोई बात नहीं, नर्वस होगा, नई जगह आया, घर से निकला नहीं, लोग जब फैमिलियर लोग रहते हैं ना उसी के बीच में अपना बोलता चलता रहा है, अननोन बीच में तो बोला नहीं। बोलो थोड़ा हेजिटेट हो रहा है। बोलो दूसरा पूछ लो। बोलो बताओ B फॉर क्या होता है। बच्चा तब भी नहीं बोला। उन्होंने चलो ABCD सुना दो। बच्चा तब भी नहीं बोला। उन्होंने कहा चलो 1 2 3 सुना दो। अब दादाजी को बैठे बैठे बड़ा गुस्सा आ रहा है, तो बताओ हमने इसको सब सिखाया और ये कुछ नहीं बता रहा है। तो बड़ा उनको अजीब सा है ना, एम्बरेसमेंट फील होगा, हमने इतनी तारीफ़ कर दी थी और ये कुछ भी नहीं बता, 1 2 3 भी नहीं सुना पा रहा है, ना तो ABCD सुना पा रहा है, तो फिर हमने
दादाजी ने बोल दिया था सब आता है, अब वो कुछ भी नहीं सुना पा। तो उनको बड़ा गुस्सा लगा, बताओ इतना हमने से सिखाया, तो गुस्से में उन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। बोले बता ये तुझे नहीं आता है, ABCD नहीं आता है। बच्चा गिर गया, बोले बता ABCD नहीं सिखाई थी। और जैसे बच्चा गिर गया, लेट गया, तो ABCD 1 2 3 सब सुनाने लगा वो। क्यों सुनाने लगा? बात ये थी कि उसको आदत पड़ी थी लेटे लेटे याद करने की। जैसे ही लेटा सब सुना दिया। ऐसी कहानी है। अब चलती ही बस में कह दिया वेलोसिटी V2 कह दिया, सब भूल गया। बोले यार ये कैसे आ जाए। और जैसे कहा नहीं हमने ऐसे जब प्रोजेक्ट करते तो कितना आता था, बोलो 2U/G आता था। तो चीज़ें वही हैं भाई, यही कंपटीशन तरीका यही होता है। ये देखो हैबिचुअल, ऐसा नहीं सर बच्चे की कहानी के ऊपर, ये हैबिचुअल है। इंसान हमेशा जिस कंफर्ट जोन में रहता है वो उसी में रहना चाहता है, उससे बाहर निकल कर तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है तो वापस फिर वहीं घुस जाता है। तो ऑब्वियस बात, और कंपटीशन में यही होता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, कुछ ना कुछ आवरण उसका या पूछने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऐसा चेंज कर देगा, आपको नया लगेगा। आपका दिमाग अगर वहाँ स्ट्राइक नहीं किया तो आप नहीं समझ पाओगे। अब सिंपल सी बात है, अब इसमें जैसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्या होगा, अगर मान लीजिए ये इस पाथ को, जैसे गेंद को उसने फेंका है, इस गेंद को पाथ को अगर ये खुद ऑब्जर्व करेगा तो कैसा दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन या पैराबोला? स्ट्रेट लाइन। भाई सिंपल सा, जैसे क्रिकेट को जब याद करिए, जैसे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जैसे बैट्समैन हिट करता है और तुम गेंद को ऊपर देखा और गेंद को देखते हुए ऐसे दौड़ते रहते हो जाकर के, तो तुम्हें कैसे अपने ऊपर ही तो हमेशा दिखती है, ठीक है। दूसरा जबकि खड़ा होता है वो देख रहा होता है, तो तुमने यहाँ से दौड़ना शुरू किया, जाकर वहाँ पर गेंद को पकड़ पाए तो पूरा रास्ता उसको ऐसे दिखेगा। तो आप खुद देख रहे हो, आप खुद गेंद के साथ दौड़ रहे हो, तो हमें कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन। जबकि दूसरा इंसान जो देख रहा है उसे कैसा दिख रहा है, पैराबोला। उसे लगा भाई यहाँ से दौड़ना शुरू किया तुमने, वहाँ पकड़ा जाकर तो गेंद ऐसे पहुँची जा करके। तो पहला तो यही पूछ दिया था कि मतलब इस पर्सन को उस बॉल का पाथ कैसा दिखाई देगा, तो वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। अब जब वापस गेंद आएगी तो तब बस यहीं तो नहीं बनी रहेगी ना, बस क्या होगा, आगे बढ़ेगी। लेकिन गेंद उसके वापस हाथ में आ जाती है तो उसमें क्या होगा, मान लीजिए बस यहाँ पर पहुँची जा करके यहाँ, ठीक है, और ये बना देते हैं। तो ये है स्पीड V1। तो यहाँ क्या होगा कि गेंद ऐसे गई है, ये ऐसे जा करके यहाँ पर पहुँची जा करके, यही तो आएगा। तो ये पूछे कि बताइए उसकी बॉल की रेंज क्या रही। तो रेंज के लिए हमने क्या ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा है, V1 की V2? V1 है। V2 किधर है, V2 है रिस्पॉन्सिबल उसको हवा में ले जाने के लिए, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो रेंज इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ V1 और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 2V2/G। तो यहाँ देखिए जो रेंज का फॉर्मूला आ गया वो आ गया 2V1V2/G। बस सिंपल सी बात है। ऐसे वो क्वेश्चन कर देगा, कुछ वैल्यू दे देगा, इसमें दे देगा बताइए बस कितनी दूरी पर जाकर के बॉल उसके वापस हाथ में आ जाएगी। जैसे बुकलेट देना उसमें क्वेश्चन दे रखा है तो उसी को यहाँ देख लेंगे। क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 35 पे, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, पेज 35 क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है सेल इज फायर्ड वर्टिकली अपवर्ड। एक सेल है उसे ऊपर तरफ फायर किया गया वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी V1 फ्रॉम द डेक ऑफ ए शिप। कोई शिप है, डेक ऑफ द शिप ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ V2 स्पीड से चल रहा है शिप, ठीक। हाँ बस तरीका बस V1 V2 बदल दिया, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर क्या रखा है V2। अ पर्सन ऑन द शोर, एक यहाँ पर किनारे पर खड़ा हुआ है इंसान। अ पर्सन ऑन द शोर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ द सेल एज पैराबोला। तो ये उसको क्या देखता है, सेल का जो पाथ है वो कैसा देखता है, ये पैराबोला देखता है, मतलब ये यहाँ पर ऐसे पहुँच जाएगा, मोशन एज ए पैराबोला। इट्स हॉरिजॉन्टल रेंज, तो कह रहा है इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज बताओ। तो बस यही तो देखो हम लोगों ने पढ़ा भाई, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट V2 दे रखा है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा 2V1/G। तो रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा 2V1V2/G। बस
ठीक है। अब जैसे पेज नंबर 37 पर क्वेश्चन नंबर 29, लिखा है एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज इज 200 मीटर, रेंज 200 मीटर है, एंड इस टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। ये वैल्यू दे रखी है 5 सेकेंड। वैल्यू ऑफ जी पता रहता है, टी है द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा ये पूछा जा रहा है। वैल्यू दे रखी है मैं 25, 40, 31.25 एंड 12.5। तो बस सीधा है, रेंज बराबर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, तो R इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, ये है 200, वी एक्स की वैल्यू पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट है 5। तो यहाँ देखेंगे वी एक्स या 5 वी एक्स इज इक्वल टू है 200, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 200/5। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वी कॉस थीटा 40 मीटर पर सेकेंड आया। तो आंसर अपना सेकंड रहेगा। अब इसे 30 कह रहा है, 30 में कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉडी। तो मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है, तो एच के फॉर्मूला आता था वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। मतलब हाइट निकालने हमें क्या जरूरत पड़ेगी वी साइन थीटा का, क्योंकि इसको अगर हम देखते थे वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। अब वी साइन थीटा कैसे निकालें, तो हमने देख रखा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में देखते थे t इज इक्वल टू कितना आता था 2v साइन थीटा अपॉन g। टी की वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 10, 2v साइन थीटा, जी की वैल्यू 10 है। इसे कट किया कितना आ गया 5, ये 5 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आएगा 25। तो v साइन थीटा की वैल्यू 25 हो गई। तो हाइट निकाल लेंगे, h इज इक्वल टू वी साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। 25 का होल स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू 10। तो h इज इक्वल टू कितना पहुंचा जा करके 625/20। पॉइंट लगा दिया, काट देते हैं 3125 मीटर। हालांकि एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था, कैपिटल T इज इक्वल टू आता था √8h/g। इससे भी अगर सॉल्व करें हम तो आ जाएगा, देखिए इधर आ जाएगा t स्क्वायर, इधर आएगा 8h और इधर g। t मतलब कितना किया 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 8h निकालना, g की वैल्यू 10 कर दी। तो देखो h इज इक्वल टू 250/8। तो h इज इक्वल टू 8 3 जा 24, 1 बचा कितना आ गया 10, 8 1 जा 8, 2 बचा 2 5, वही आ जाएगा। बाकी जो इसमें दे रखे हैं इसी तरह सॉल्व हो जाएंगे। 30 है, 31 है, 32 है। अब 31 में वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, मतलब वी साइन थीटा पूछ रहा है, कितना आ रहा है 25। 31 में कह रहा है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब tan थीटा वी साइन थीटा अपॉन वी कॉस थीटा। वी साइन थीटा रहा 25 और वी कॉस थीटा कितना आ रहा है 40। तो 25/40 कितना आ जाएगा 5/8। ठीक, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए पढ़ना क्या पहले वो समझ लीजिए, छोटा सा टॉपिक है। मतलब अब प्रोजेक्टाइल मोशन अगर किसी हम हाइट से देखें, जैसे मान लीजिए हाइट है h, अब अगर किसी बॉल को यहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब u x इज इक्वल टू u वेलोसिटी से ऐसे फेंका, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे फेंका, ऐसे सीधे तो नहीं जाएगा ना भाई, ग्रेविटी की वजह से ये नीचे भी आएगा, तो कुछ तो ऐसे जाएगा ये, इसके बाद जाकर के ऐसे टकरा जाएगा ये ज़मीन पर, ठीक, ये रहेगा। तो देखिए क्या मतलब हुआ इसका। पहले बात तो इसका जो पाथ आया वो कैसा रहा है, पैराबोला, ठीक, दिख भी रहा है।
दूसरी बात देखो, हॉरिजॉन्टल दे रखा है, अब ये पूछेगा यहाँ इसके जो टावर है इसके बेस से कितनी दूरी पर जाके ये टकराएगा, मतलब हमें क्या निकालना होगा, रेंज। और रेंज हम लोगों ने पढ़ा, रेंज बराबर क्या था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, तो यहाँ अगर जैसे रेंज हमें निकालना रहेगा तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी दे रखा है यू, निकालना क्या रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक, मतलब ऊपर से नीचे तक आने में इसको कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम लोगों ने बात की थी कि इसका अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट देखें जो नीचे तो यही लाएगा ना, तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, 0। भाई जो भी वेलोसिटी टोटल हॉरिजॉन्टल है ना भाई, अगर मतलब किसी भी तरीके से आप सोचिए, हम लोगों ने वेक्टर में भी पढ़ा था, जैसे ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वाई कंपोनेंट, ये एक्स है, अगर ए का कंपोनेंट हम वाई के लॉन्ग निकालना चाहिए, एंगल कितना रहता है 90। अगर वाई के लॉन्ग निकालना है तो कितना आएगा, ए कॉस 90, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। किसी वेक्टर का कंपोनेंट अपने ही परपेंडिकुलर, लंबवत, नॉर्मल या ऑर्थोगोनल कितना रहता है, 0। बस सीधी सी बात है भाई, हॉरिजॉन्टल ऐसे दे रखा है, इसका वर्टिकल मतलब इसके परपेंडिकुलर निकालेंगे तो इसका कंपोनेंट कितना आएगा, 0। मतलब ये तय बात हो गई, यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो कितना रहेगा, 0। अब ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर किसी बॉल को एच साइड से फ्रीली ड्रॉप किया जाए तो कितने समय में आती है, √2h/g। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ फॉल आएगा, जितने टाइम में ये नीचे आएगी, टाइम ऑफ फॉल, तो t = 2h/g। क्यों, एज वर्टिकल कंपोनेंट मतलब vy है वो कितना है, 0 है। तो अब देख लेंगे रेंज कितनी आएगी, रेंज तो r = हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u दे रखा है और टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g। तो बस इसको ये आ जाएगा। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जितना भी टाइम लगे उसे निकाल लेंगे हम, सॉल्व हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें एनसीईआरटी में ऐसा कोई क्वेश्चन दे नहीं रखा है, नॉर्मली आ जाता है। आगे देखते हैं इसको, ये नोट का मतलब फर्स्ट पॉइंट कर लेना। सेकंड देखते हैं। अब सेकंड ये क्या देता है, मान लीजिए t समय के बाद किसी पॉइंट मान लीजिए P पर पहुंचा, तो इसकी नेट वेलोसिटी बताइए। ठीक है, मान लीजिए जैसे इसको हमने वहाँ से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से फेंका तो नीचे की तरफ आएगा ना, तो t समय के बाद किसी पॉइंट P पर वी हैव टू फाइंड आउट द इट्स नेट वेलोसिटी। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे द नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल, द नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम t। नेट वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर टाइम t। अब देखिए, हम लोगों ने ये जाना जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो तो हमेशा वही रहेगा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो जाएगा वो तो u जाएगा। अब जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो नीचे किसकी तरफ वजह से जा रहा है, g की वजह से। तो अगर वर्टिकल कंपोनेंट हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो वर्टिकल कंपोनेंट u प्लस क्या रहेगा, gt। ठीक है, तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और प्लस कितना आएगा, gt। तो P पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, वो कितना आ गया, gt। तो अगर हम देखो P पॉइंट पर अगर इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो देखो Vx प्लस Vy, Vx दे रखा है u, तो मतलब ये i कैप हो गया, और प्लस ये कितना, gt j कैप, वेलोसिटी एट द पॉइंट P। अब नेट निकालनी होती तो हम लोग क्या करते थे, जो x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर, तो v = x है u स्क्वायर और प्लस क्या करेंगे, gt का होल स्क्वायर मतलब g स्क्वायर t स्क्वायर। बस यही आंसर हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाएगा, जैसे मान लीजिए जैसे नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हेलीकॉप्टर है, उसने कहा भाई इतनी हाइट पर दे देगा, इतनी हाइट पर उड़ रहा है, कोई ना कोई वेलोसिटी की वैल्यू दे देगा, ठीक है। अब वहाँ से उसने कुछ भी ड्रॉप किया, मान लो अगर कोई ऐसे अगर आर्मी के दे रखा है कि उसने मान लो वहाँ से उसने सेल को ड्रॉप किया, कोई बम वहाँ से डाल दिया, ठीक है, या कहीं पर अगर फ्लड आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है, या जो भी इसमें जो राहत बचाव कार्य चल रहा है, तो उसमें मान लो कोई ने राहत का पैकेट वहाँ से ड्रॉप किया, ठीक है। अक्सर मान लो इधर जो तराई क्षेत्र रहते हैं, बिहार वगैरह इस क्षेत्र में जो है ना, तो अक्सर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में फिर अधिकारियों को मज़े आ जाते हैं, वो तो इंतजार करते हैं ना बाढ़ आए तो कुछ कमाई हो, और जो इंसान होता है वो सोचता है बाढ़ आ जाएगी घर बह जाएगा। तो दोनों के परिस्थितियाँ सेम है, सोचने का तरीका अलग अलग है। बोला अगले साल बाढ़ आएगी तो एक कार ले लेंगे, ठीक है। तो वही है, तो उसमें पर निकलता है ना पेपर में, ऊपर से ऐसे ड्रॉप किए जा रहे हैं, नाव में बैठे हैं, ऊपर से छोड़े जा रहे हैं, उनको उठा के दिया जा रहा है, वही कहानी है। तो उसी में हमारे फिजिक्स का कोई क्वेश्चन है, हमारे जैसे यहाँ से वो पैकेट को ड्रॉप करेगा मतलब वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हुई, 0। अब उसकी कुछ न कुछ यहाँ पर वेलोसिटी दे देगा, सपोज करिए जो भी इसकी दे रखा है, मान लीजिए 72 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर कुछ हाइट लिख देगा, हाइट मान लीजिए जो वैल्यू है वो है 2 किलोमीटर की हाइट से ड्रॉप करता है। जब यहाँ पर ड्रॉप करेगा तो जो इंसान यहाँ देख रहा होगा वो ऐसा सोच रहा होगा आएगा हम पकड़ लेंगे, तो उसको तो नहीं मिलेगा ना, कहाँ गिरेगा जा करके, थोड़ा आगे गिरेगा जा करके, ठीक है। तो देखते हो अक्सर वो न्यूज़ में सब दौड़ते हुए दिखते हैं जा करके, ठीक है। तो वो पूछेगा जहाँ से ड्रॉप किया था वहाँ से कितनी दूरी पर जाके गिरेगा पैकेट, ठीक है। क्या कह रहे हैं, 4 किलोमीटर दूरी पे, बहुत दौड़ना पड़ जाएगा, इतनी दूर तक कौन दौड़ेगा। बोले तुम गिरा दो वहीं पे, हमें नहीं चाहिए। हाँ, क्वेश्चन समझ आया मतलब क्या है, बोले इस तरह के क्वेश्चन है कि वहाँ से मान लीजिए उसने किसी हाइट से बॉम्ब को या जो मटेरियल है उसको वहाँ से ड्रॉप किया, प्लेन की वेलोसिटी दे देगा, पूछे कि बताइए जहाँ से ड्रॉप किया वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी पे जाकर वो पैकेट अर्थ पर गिरेगा। तो लैंग्वेज लिखेंगे 400 लिखिए एन एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर लीजिए, अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग एट एल्टीट्यूड, मतलब ऊंचाई, एट एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर, एल्टीट्यूड ऑफ 2 किलोमीटर with velocity of 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर, कॉमा ड्रॉप्स रिलीफ पैकेट्स in flood area, relief packet in flood area, then the horizontal distance at which the packet strike on the ground from the point of fall, ठीक है, जहाँ से उसे छोड़ा गया है वहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूरी पर जाकर वो गिरेंगे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ फॉल, FALL, जहाँ से उसे ड्रॉप किया गया है वहाँ से कितनी दूरी पर जाके गिरेंगे। तो अपना तरीका वही होगा, रेंज बराबर क्या, रेंज निकालनी है, रेंज बराबर क्या होगा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फॉल। तो पहले तो देखो ये रखा है, जैसे किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू हमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में दी रहेगी, तो पहले तो इनको बदल लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 4, तो वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। मतलब ये हो गया जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का आया वो 20 मीटर पर सेकंड हो गया। अब जो हाइट दे रखी है वो 2 किलोमीटर है, तो हो जाएगा 2000 मीटर,
तो यहाँ से हम लोग देखेंगे टाइम ऑफ फॉल जो हो जाएगा वो रहता है 2h/g। तो 2h की वैल्यू 2000 और g की वैल्यू 10, एक जीरो हटा दिया, एक जीरो हटाने पर ये आया √400, मतलब कितना आ गया 20 सेकेंड। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फॉल, ये वैल्यू है 20, ये भी वैल्यू 20, आंसर कितना हो गया 400 मीटर। कितनी दूरी पे जाके पैकेट गिरेगा। तो ये बात होगी कि किसी सर्टेन हाइट से अगर किसी बॉल को फेंका जा रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका जो पाथ आएगा वो पैराबोला रहेगा और जो रेंज आएगी वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये है कि मान लीजिए जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से किसी बॉल को मतलब θ1 एंगल है, VA वेलोसिटी फेंका गया। ये दूसरा है, मान लो इसको हमने VB वेलोसिटी फेंका, एंगल कितना रहा θ2, और इनको बीच का जो गैप है वो x है। इस तरह दोनों डायरेक्शन किसी फेंका, पूछते हैं बताइए कितने समय के बाद इनके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। बीच की डिस्टेंस मिनिमम मतलब क्या होगा, आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे या एक दूसरे से टकरा रहे होंगे, ये मतलब हुआ ना। तो इसके पहले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था टाइम ऑफ कोलिजन क्या होता था, उनके बीच जो गैप रहता था अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, ये रखा जाता था। ऐसा बनाइए फिर लैंग्वेज लिखते हैं। देखिए द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, COLLIDE, कोलिजन या कोलाइड क्या होना चाहिए। तो हम लोगों ने पढ़ा टाइम बराबर रहता है भाई उनके बीच जो गैप आएगा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम। अब लेकिन कंडीशन समझिए, देखो इनकी जो अप्रोच वेलोसिटी आएगी वो इसका जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा VA cos θ1। इसी तरह इधर देखेंगे ये जो वेलोसिटी आएगी VB cos θ2, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट जो आएगा ये हो जाएगा VA sin θ1, और यहाँ पर देखेंगे VB sin θ2। अब देखिए ये कोलाइड करें तो हॉरिजॉन्टल थोड़ी कोलाइड करेंगे भाई, ये बॉल देखिए ऐसे जा रही होगी, ये इधर जा रही होगी, अगर कोलाइड करेंगे तो यहाँ आकर यहाँ पर दोनों ऐसे जाके मिल जाएंगे, मिलेंगे तो तभी जब इनकी जो ऊपर वाली वेलोसिटी होगी वो दोनों क्या रहनी चाहिए बराबर। अगर मान लो कोई एक ज़्यादा हो गई, अगर ये ज़्यादा हो गई तो पता ये ऐसे जा रहा है, ये ज़्यादा हो तो ऐसे निकल जाएगी, टकराएगी ही नहीं। तो अगर इनको कोलाइड करना है तो दोनों के जो वर्टिकल कंपोनेंट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। तो पहले तो यही देखेंगे फॉर कोलिजन, इनको जो वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे मतलब VA sin θ1 मस्ट बी इक्वल टू VA sin θ2। अब इसके बाद टाइम निकाल लेंगे, तो टाइम आएगा इनके बीच जो गैप आएगा मतलब x अपॉन क्या रहेगा रिलेटिव वेलोसिटी V रिलेटिव ऑफ अप्रोच,
तो हम लोग ये पढ़ेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी ना। इधर है वी ए कॉस थीटा 1, उधर है वी बी कॉस थीटा 2, दोनों ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है तो ऐड हो जाएंगे। तो आएगा वी ए कॉस थीटा 1 प्लस वी बी कॉस थीटा 2, लिख लेंगे। ठीक, अब जिसमें एक न्यूमेरिकल है पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब ऐसे बना रखा है इन्होंने, u/√3 एंगल दे रखा 30 डिग्री, यहाँ u एंगल दे रखा है 60 डिग्री, इनके बीच जो गैप है वो है x। There are two particles separated at a horizontal distance x as shown in the figure. They projected at the same line as shown in the figure with different initial speeds. The time after which the horizontal distance between them become 0. कितने समय के बाद उनके बीच जो horizontal distance होगी वो 0 हो जाएगी, मतलब एक दूसरे से टकरा जाएंगे। ठीक, तो बस इसको करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखो इसका इधर वाला कंपोनेंट निकालेंगे तो ये देखो आएगा u/√3 cos 30, इसको a मान ले रहे हैं, इसको b मान ले रहे हैं। ठीक, इधर जो आएगा वो कितना हो जाएगा, ये आएगा u cos 60, यही होगा। अब यहाँ पर देखो u/√3 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3 से √3 कट गया, ये वैल्यू आ रही है u/2, मतलब इधर जो वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई u/2। इसको देखेंगे cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, मतलब कितना आ गया u/2। इधर जो वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई u/2। टाइम पूछ रहा है, टाइम हम लोगों ने पढ़ा भाई इनके बीच जो गैप होगा अपॉन क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी ऐड हो जाती हैं u/2 प्लस u/2, तो ये कितना आ जाएगा u, तो ये आ गया। ठीक, ऑप्शन फर्स्ट। अब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अब वैसे तो जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, एडिशनल एक्सरसाइज का है। कर फाइटर प्लेन फ्लाइंग हॉरिजेंटली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1.5 किलोमीटर। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, यहाँ से कोई फाइटर प्लेन है, ये जो हाइट दे रखी है 1.5 किलोमीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है विद स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर। इसकी जो स्पीड दे रखी है 720 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पासेस डायरेक्टली ओवरहेड एन एंटी एयरक्राफ्ट गन, ठीक है। एंटी एयरक्राफ्ट गन मतलब जैसे है जो उसको अगर फायर करेगी तो वो जो एरोप्लेन रहेगा उसको गिरा देगा, ठीक है। आदमी कितना क्रूअल होता है, मतलब कभी ढंग का क्वेश्चन बनाएगा, अगर पढ़ाई लिखाई की बात करेगा तो मारने मरने की बात करेगा,
कोई और आसान काम नहीं कर सकता है कि चलो वहाँ से इसको या गिरा रहा है या फल को गिरा रहा है, उसमें भी मारने की बात करेगा, है ना। मोस्ट क्रूअल मैन जो मतलब स्पीसीज जो अर्थ पर है वो ह्यूमन ही है। मतलब पढ़ाई लिखाई में भी हिंसा की बात करता है। एंटी एयरक्राफ्ट गन, एट व्हाट एंगल फ्रॉम द वर्टिकल शुड द गन बी फायर्ड फॉर द सेल विद मजल स्पीड 600 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जो गन रखी गई है उसको कितने एंगल वर्टिकल से फायर किया जाएगा, बुलेट की जो स्पीड दे रखी है 600 मीटर पर सेकेंड, एंगल की वैल्यू पूछ रहा है। फिर कहा जाता है कि बच्चे पता नहीं कहाँ से इतनी हिंसा सीखते हैं। हिंसा सीखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पढ़ा बनाते हो, अरे और भी तो कुछ डाल सकते हो। और फिर पढ़ाया जाएगा कि गांधी जी ने कहा था कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और पहले पूरे जब तक पढ़ाई चल रही तब तक ऐसे क्वेश्चन कराते रहो और बाद में उपदेश दो। अरे कम से कम क्यूरिकुलम ऐसा फ्रेम करिए। ठीक, तो देखो तरीका वही लगेगा कि भाई अगर जैसे हम इसको जो बुलेट है इसकी वेलोसिटी को रिजॉल्व करें तो जो इस तरफ जाएगा वी बी कॉस थीटा और जो इधर रहेगा वी बी साइन थीटा। अब अगर इस बुलेट को इस एयरक्राफ्ट में अगर हिट करना है तो क्या होना चाहिए, ये जो दोनों वैल्यू है क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी तो बुलेट यहाँ पर लगेगी जा करके। अब पता चले इसमें कोई ज़्यादा हो गई, अगर मान लीजिए बुलेट की स्पीड ज़्यादा हो जाती तो ये आगे निकल जाएगी, एयरक्राफ्ट क्या होगा पीछे रह जाएगा। अगर मान लो एयरक्राफ्ट की स्पीड ज़्यादा होती तो वो आगे निकल जाएगा, बुलेट पीछे रह जाएगी। तो अगर इसे हिट करना है तो वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी के बराबर होने चाहिए। तो वही हम इसमें देखेंगे। अब देखो यहाँ पर 600 मीटर पर सेकेंड रखा है, यहाँ किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे 18.4, तो ये वैल्यू जो पहुँचे जाकर के कितनी आएगी 200 मीटर पर सेकेंड। तो बराबर कर देते हैं, देखिए इसको। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू वी रहेगा, तो ये वैल्यू है 600 साइन थीटा और ये वैल्यू है 200, तो साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा 200 अपॉन 600, कितनी वैल्यू आई 1/3। अब क्वेश्चन की बात यही थी, यहाँ तक तो लगभग पढ़ोगे तो सभी कर लेंगे। अब वहाँ पर सीधे ये नहीं लिखा है कि इतना रहेगा, जा करके वैल्यू दे रखी थी, ठीक है। तो वैल्यू दे रखी, तो जैसे हमने बताया भी था कि आपको अगर नहीं पता है तो कुछ अप्रॉक्सीमेट कर सकते थे, ठीक है। अब हमने कहा था अप्रॉक्सीमेट हम तभी कर पाएंगे जब उसके आसपास की वैल्यू हमें पता हो। इसके आसपास की वैल्यू बात करें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अगर 1/2 लिखा होता तो कितना आता 30 डिग्री, यहाँ कितना लिखा है 1/3, तो अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे। तो हमें ये पता है कि भाई अगर 1/2 होता तो वैल्यू कितनी आती 30 डिग्री, तो यूनिटी मेथड वही लगाएंगे। अगर 1 होता तो 30 अपॉन 1/2 करेंगे तो कितनी आएगी 16, निकालना है हमको 1/3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 इंटू 1/3, तो थीटा लगभग आएगा 20 डिग्री। अब जो आंसर दिया था वो 19 डिग्री दे रखा था, तो अप्रॉक्सीमेट ये वैल्यू रहेगी। तो ये तो जैसे पढ़ा था यूनिटरी मेथड, एक एक नियम क्या रहता था लोअर क्लास में जब पढ़ते थे, क्लास 4th 5th 6th में तुम्हारा रहता था ना, वो कहता था कि मान लीजिए उसने 10 पेन की कीमत उसमें लिखा रहता है, मान लीजिए 12 रुपये है, ठीक है, तो पूछ दिया था 4 पेन की कीमत क्या रहेगी, रहता नहीं रहता था। काम क्या होता था भाई, अपना काम ही रहता है भाई, 1 पेन की कीमत निकाल लेते थे, तो वहाँ हम देते हैं भाई 1 पेन की कॉस्ट क्या रहेगी, तो ये होता 12/10। अब 4 पेन की कीमत निकालनी तो जितने कहता तो उसने हम क्या कर देते थे मल्टीप्लाई, यही किया गया था। यहाँ ये भी किया है
हमें बताया कि भाई 1/2 होता है तो वैल्यू कितनी आती, 30 डिग्री। अब ये तो इसके पहले बता दिया ना, हमें क्या करना है, इस लाइन के वर्टिकल जो है उनको हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो ये वैल्यू आई और ये वैल्यू हमने इसको बराबर कर दिया। ये दे ही रखा है क्वेश्चन में, आप जैसे उसमें एनसीईआरटी पलटो जाके घर में, तो उसमें ये दे रखा है 600, जिसके साथ एंगल होता है उसका क्या रहता है, कॉस। इधर गया कॉस, ये क्या होगा साइन, तो वी बी साइन थीटा बराबर किसके रहेगा, वी के। तो ये वैल्यू 600 दे रखी है, ये 200 दे रखी है, 600 साइन थीटा बराबर 200 है, तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया 200/6। अब 2 जीरो कट जाएंगे, 2 3 जा 6, तो 1/3 आया। 1/3 की वैल्यू कितनी आई, लगभग 20 डिग्री या 19 डिग्री के पास। अब इसी तरह का क्वेश्चन एक जेईई एडवांस में पूछा गया था, कॉन्सेप्ट आसान सा है। उन्होंने क्या किया था, ऐसे 2 एरोप्लेन बना दिए, ठीक है। ये 100√3 मीटर पर सेकंड है, एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री। दूसरा कहा गया, दूसरा प्लेन बी है, इसका एंगल दे रखा 60 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन में कहा है कि जो एरोप्लेन ए है इसका जो पैसेंजर है वो ये देखता है कि जो एरोप्लेन बी है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 500 मीटर की दूरी पर उसकी तरफ आ रहा है। ठीक, तो कह रहा है बताइए उसका कितना समय रहेगा कि जस्ट वो कोलाइड करने से बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पार्शलिटी कर दी, वहाँ कहते बंदूक मार देगा, यहाँ कह रहा बच जाएगा। मतलब खुद की बात आती है तो बचना चाहिए और दूसरे का तो बोलो मर जाना चाहिए। तो एक मतलब अब उसकी ये ऑब्जर्व करता है कि जो प्लेन बी है वो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर 500 की मीटर की दूरी पर है। द टाइम या मिनिमम टाइम या टाइम आफ्टर विच ही विल एस्केप फ्रॉम द क्रैश, कितने समय मिनिमम टाइम क्या होना चाहिए जिससे वो क्रैश से बच सके, मतलब जस्ट यहाँ पर आए। वही हो गया, मतलब बात वही हो गई कि बताइए इस कितने समय के बाद उसके बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी, यही मतलब है ना। अभी तक जैसे उसमें हम कर रहे थे तो अब ये वैल्यू अब टाइम कैलकुलेट करा दे रहा है, और टाइम कैलकुलेट करा रहा है तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, उनके बीच जो गैप आएगा अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। ये तो हुआ। अब ये तो ऐसे बनाइए, फिर लैंग्वेज लिखता हूँ। इसको बनाइए फिर मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये भी एक स्टेप बढ़ जाएगा ना उसमें। अब जेईई एडवांस का है तो सीधे सीधे नहीं कुछ ना कुछ तो कैलकुलेट करा ही देगा। देखिए, द पैसेंजर ऑफ प्लेन ए, द पैसेंजर ऑफ प्लेन ए observed that plane B is at perpendicular distance of 500 meter from A. Full stop. The time after which he will escape, मतलब बच जाएगा, निकल जाएगा वहाँ से, escape from the crash। बाकी तमाम से लंबा सा स्टेटमेंट लिख रखा था कि एक प्लेन ए है, एक प्लेन बी है, फिर वो जो डायग्राम बना वही लैंग्वेज लिख रखा है।
जो ए वाला पैसेंजर है बी वाला एयरप्लेन देखता है उससे परपेंडिकुलर दूरी पर इतनी 500 दूरी पर वो उसकी तरफ आ रहा है, ठीक। तो बताइए कितने समय के बाद मिनिमम टाइम में वो क्या रहेगा, उसको जस्ट क्रैश करने से बच जाएगा, ठीक है। बड़ा सा स्टेटमेंट दे दिया, फिर डायग्राम बना दिया, फिर उसे पढ़ो, कुछ उसमें टाइम जाएगा, फिर कुछ समझने में जाएगा, फिर तुम सॉल्व करने में जाओगे, तो ऐसे वो टाइम को बर्बाद करेंगे, फिर कहेगा तुम कम समय में आंसर दीजिए। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है तो इसको थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं। अब वी ए इज इक्वल टू है 100√3 मीटर पर सेकेंड। अब इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ये, ठीक है। ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये ऑब्जर्व करता है। अब हम लोगों ने ये देखा भाई, अब ये जो जब इधर इस अप्रोच कर रहा है, ये इनके बीच का गैप डी है, तो इस बी का कंपोनेंट इधर जाएगा ना, है कि नहीं। अब ए के परपेंडिकुलर है तो ए का कंपोनेंट अपने परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 0। अगर इसलिए हम कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग यहाँ निकालेंगे भाई टाइम इज इक्वल टू उनके बीच जो गैप होगा अपॉन क्या करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी अप्रोच जो डी रखेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होंगी जुड़ेंगी। तो यहाँ जैसे हम करेंगे भाई ये वी ए रहेगा कॉस थीटा और प्लस वी बी का जो भी कंपोनेंट आएगा, कॉस आएगा साइन आएगा जो भी रहेगा, वी ए लिखते हैं। तो उसकी तरफ जो कंपोनेंट आएगा ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 और इसका जो भी कंपोनेंट आएगा केवल बी का मिलेगा ना, हमें वी बी डैश कर देते हैं तो पता चलेगा भाई ये कंपोनेंट है। मतलब हमें क्या है कि बी का कंपोनेंट हमें इधर निकालना है। बी का कंपोनेंट तो तभी निकाल पाए पहले हमें ये पता चले बी की वैल्यू है क्या, अभी हमें ये नहीं पता है। अब इसके लिए कंपोनेंट पता करने के लिए पहले हमें यहाँ एंगल तो पता चलना चाहिए कि क्या एंगल दे रखा है, तो एंगल पहले निकालते हैं। हमें पता है तो ये देखो क्वाड्रिलेटरल है, इन चारों एंगल का सम कितना आएगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 तो ये इधर का 30 इधर का 90 कितना हो गया 120। अब पूरा एंगल होता है 180, इसमें से 60 माइनस किया, ये वैल्यू कितनी आई 120। अब 90 30 120 120 120 240, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 120 आएगा ना, ठीक है। अब ये 120 आया तो ये एंगल कितना आया 60 डिग्री, यही तो हुआ। हम लोगों को क्या करना है, इसको अलग बना रहा हूं मैं। तो ये देखो एंगल निकल के आया 60 डिग्री। अब हमें क्या करना था, इसके परपेंडिकुलर देखना था। तो परपेंडिकुलर देखना है तो यहाँ पर देखें अगर 90 डिग्री में अंतर देखें तो ये वैल्यू कितनी बच जा रही है, ये भाई इस लाइन के परपेंडिकुलर देखना है ना, तो ये 60 है तो ये एंगल कितना बचेगा 30। तो B का इसके अलोंग जो कंपोनेंट आएगा वो कितना होगा VB cos 30 और जो इधर कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा VB sin 30। और ये इधर लिख रखा है VA इज इक्वल टू 100√3। ये तो हो गया। अब देखो तय हो गया कि अगर ये यहाँ तक पहुँचेगा तो ये दोनों कंपोनेंट क्या होने चाहिए बराबर। जब जितना ये इतना आगे बढ़ेगा उतना इधर आगे बढ़ेगा, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। तो हमने क्या किया कि भाई इस VB cos 30 और VA की वैल्यू को हम बराबर कर देते हैं। तो यहाँ बराबर करते हैं तो देखिए आएगा VB cos 30 है, तो लिखते हैं ये रहेगा √3 √3 से √3 कट गया, तो वेलोसिटी ऑफ B कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड। अब टाइम पूछ रहा है तो D अपॉन VB क्या रहेगा sin 30, इसके अलावा जो कंपोनेंट आ रहा है sin 30 रहा है, ये वैल्यू दे रखी 500 मीटर 200 sin 30 वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से कट गया 100 आ गया, ये 0 कट गया, आंसर कितना आ गया 5 सेकेंड। तो जो टाइम की वैल्यू आ गई वो 5 सेकेंड में वहाँ पहुँच जाएगा। मतलब जब तक वो सोचेगा तब तक एरोप्लेन उसके बगल में होगा। टाइम पीरियड इतना था और VB खास करके ये सेम डायरेक्शन में अपोजिट करके निकालेंगे। नहीं एक्चुअली में जो गैप दे रखा है वो ग्राउंड से नहीं दे रखा है ना, गैप तो यहाँ से दे रखा है।
बात ही है, वो यहाँ से होता तो बात होती ना। हाँ तो रहता, तो गैप यहाँ से दे रखा है, ये वाला गैप नहीं दे रखा है हमें। एक बार और कंडीशन वही, वो यहाँ पर कह रहा है किसी स्टैंड पर जो ए का पैसेंजर है वो ऑब्जर्व करता है जो बी है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 500 मीटर की दूरी पर है, उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है बताइए वो कितना टाइम होगा जिससे जस्ट वो क्रैश होने से बच जाएगा। मतलब ये है कि ये जो 500 मीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा, मतलब यही हुआ ना, ठीक है। तो तय ये डिस्टेंस उसे कवर करनी है और इसके पास पहुँचना है। तो पहली बात है कि दोनों जो वर्टिकल डायरेक्शन में इस लाइन के जा रहे होंगे दोनों क्या होगा, सेम स्पीड से जा रहे होंगे, तभी तो ये यहाँ तक पहुँच पाएगा। नहीं तो जिसकी स्पीड अगर मान लो ए की स्पीड ज़्यादा हो तो ए निकल जाएगा, उसके बाद में वहाँ पहुँच पाएगा। तो पहले तो ये रखना है दोनों को वर्टिकल कंपोनेंट हमें बराबर करने हैं। अब बी ए के परपेंडिकुलर है तो ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ए का खुद का कितना हो जाएगा, 0। अब जो बी है वो इस लाइन में जा रहा है तो हमें बी का कंपोनेंट इधर निकालेंगे। तो बी का कंपोनेंट निकालने के लिए पहले एंगल तो पता चले हमें किस एंगल पर निकालना है। तो वो यहाँ से हमने निकाल लिया, एंगल की ये वैल्यू 60 आई तो इसको 9 इस लाइन के परपेंडिकुलर रखना है। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर रखना है तो इधर 60 थी, वैल्यू कितनी बची, 30। रिजॉल्व कर लिया तो इसका इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया वी बी कॉस 30 और इस लाइन के क्रॉस कंपोनेंट कितना हो गया, वी बी साइन 30। मतलब जो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा वो कौन होगा, वी बी साइन 30। तो बी की वैल्यू हमने इनको बराबर करके निकाल ली तो वो वैल्यू है 200 मीटर पर सेकेंड और इसकी तरफ जो अप्रोच कर रहा है वो कौन सा है, वी बी साइन 30। तो डिस्टेंस अपॉन वी बी साइन 30, बी की वैल्यू 200 साइन 30 वैल्यू बाई 2। तो 200/2 करेंगे कितना आएगा, 100। 500 में 100 से डिवाइड करेंगे 5 सेकंड हो जाएगा। करने दो, किसी भी तरीके से कर सकते हो, देखो मैकेनिक्स में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता है। मतलब ये जिस कॉन्सेप्ट से चलो फिर पूरे क्वेश्चन में वही रहना चाहिए तो हो जाएगा। अब लास्ट इसका टॉपिक जो है लास्ट का, उसके पहले एक और चीज़ पढ़ लेते हैं तब फिर मतलब इंक्लाइन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ना है। लास्ट टॉपिक क्या है, जैसे कई क्वेश्चन ऐसे रहते हैं मान लो यहाँ पर ये कोई पेड़ है, ठीक है, हाँ, अब पेड़ को ऐसे पिलर जैसा बना है। अब यहाँ पर ये कोई मंकी बैठा है, ठीक है। अब फिर वही खुराफात वाली कहानी, यहाँ पर एक कोई आदमी है वो इस मंकी को मारना चाहता है, ठीक है। मतलब उसका टारगेट ये है कि भाई जब पत्थर मारे, बुलेट मारे, कुछ भी हो, वो अपने ऑब्जेक्ट को हिट करना चाहता है उसको, ठीक। ऑब्वियस बात, जो बुलेट की स्पीड रहेगी वो बहुत ज़्यादा रहती है, 100 to 100 उसमें रहेगा। तो इसको कोई वेलोसिटी ये दिया जा करके, ठीक। तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा कितना रहेगा, 0। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिया उसको तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा, 0। अब वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो देखो डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो यहाँ रहता है ut प्लस हाफ GT²। तो वाइड ये 0 रहा, जाकर के वाई डायरेक्शन में इसको नीचे आने में जो लग रहा होगा कितना रहेगा, हाफ GT²। तो जो नीचे की तरफ आ रहा होगा वर्टिकल डायरेक्शन में वो कितने रेट से आएगा, हाफ GT² से। ये बुलेट आ रही है नीचे, मतलब अगर जैसे इसको एम करते हुए मारेगा और बंदर अगर यहीं बैठा है तो बुलेट हाफ GT² से क्या होगा, नीचे से निकल जाएगी, यही तो होगा। अगर वो मंकी को जस्ट एम करते हुए फायर करेगा तो हमें पता है कि भाई जो बुलेट है वो हाफ GT² से नीचे जा रही है, तो उसको अगर बंदर वहीं बैठा रह रहा है तो बुलेट क्या होगी, नीचे से निकल जाएगी। अब बात है, इसका मतलब ये हो गया अगर इसको जस्ट हिट करना है और बंदर बैठा हुआ है तो इतने अमाउंट से उसे ऊपर से एम करना पड़ेगा। जब यहाँ से अगर कोई ऐसे इतने ऊंचाई से अगर ये साधेगा, अगर जो अपना एम है तो वो क्या रहेगा, हाफ GT², तब जा कर के ये
यहाँ हिट होगी जा करके। अब क्वेश्चन ये कह देता है कि मान लीजिए जैसे उसने फायर किया, बंदर वहाँ से छोड़ दिया, जैसे मतलब ऐसे पकड़ के बैठा हुआ था ब्रांच को, और जैसे उसने कहा कि जैसे उसने फायर किया वो अपनी ब्रांच छोड़ देता है, वहाँ से नीचे गिरता है। अब ये कहता है बताइए बुलेट उसके हिट होगी या नहीं होगी। फिर से समझ लेंगे भाई, उसने जो भी इंसान था उसने क्या कि जस्ट मंकी को एम करते हुए फायर किया, और जैसे ही फायर किया बंदर उस ब्रांच को छोड़ देता है। तो बताइए जो बुलेट होगी मंकी के हिट होगी या नहीं होगी। हैं? हाँ, दोनों को देखो, जो वर्टिकल वेलोसिटी है जो बुलेट की, दोनों क्या हैं सेम। तो हाफ जी टी स्क्वायर से बुलेट भी नीचे आ रही है और हाफ जी टी स्क्वायर से मंकी भी नीचे आ रहा है, तो कहीं भी जाए बुलेट उसको हिट होगी। ठीक भाई, देखो इसको एम करके ऐसे किया गया था, तो हाफ जी टी स्क्वायर से मंकी भी यहीं पहुंचेगा और हाफ जी टी स्क्वायर से बुलेट भी यहीं पर पहुंचेगी। तो अगर कहीं भी जाएगा जो बुलेट रहेगी तो मंकी के हिट हो जाएगी। तो बस इसमें जो ध्यान रखना है वो बात क्या ध्यान रखनी है कि जो नीचे आने का रेट है वो क्या है, हाफ जी टी स्क्वायर, बुलेट और मंकी का दोनों का। अब बात आएगी भाई टी कैसे निकालें, है नहीं। तो टी निकालेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रही है एक्स किस स्पीड से, वी से। तो यहाँ देखें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगी जा करके एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी इंटू टी। तो यहाँ टी इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स अपॉन वी। तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे। तो लैंग्वेज लिखेंगे फिर इसको करते हैं। देखिए, अ मंकी इज सिटिंग ऑन ए ट्री ठीक, फुल स्टॉप। अ मैन स्टैंडिंग at horizontal distance x from the tree full stop. He aimed bullet on monkey and fired. कॉमा लगाएंगे। रेट ऑफ फॉल ऑफ बुलेट is half gt square. So bullet will pass from the below of monkey. लाइन चेंज कर लिखेंगे। सो टू हिट द मंकी he should aim at a height of half gt square above the monkey. ठीक है, अगर मान लीजिए वो बैठा है तो उसको जस्ट एम करते हुए अगर किया है तो हाफ जी टी स्क्वायर से नीचे से निकल जाएगी बुलेट। बात अगर मान लीजिए उससे हमें हिट ही करना है और मंकी बैठा है, वो मंकी पोजीशन कोई चेंज तो किया नहीं है, तो हाफ जी टी स्क्वायर से क्या करेगा, ये ऊपर से फायर करेगा, तब जा करके बुलेट यहाँ से पास होगी। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि भाई जैसे ही हमने इसे फायर किया वैसे मंकी क्या हुआ, ड्रॉप हो गया। तो दोनों का रेट हाफ जी टी स्क्वायर क्या है, नीचे आने का सेम है, तो कहीं भी जाएगा बुलेट उसको हिट कर जाएगा। ठीक है, बार बार सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं, इतना आप समझ रहे होंगे। अगर मंकी वहाँ से फॉल हो जाएगा तो दोनों का रेट ऑफ फॉल क्या रहेगा,
बराबर रहेगा तो किसी भी पोजीशन पे जाएगा, बुलेट मंकी के हिट हो जाएगी। और इसमें जैसे एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। पेज नंबर 38 पे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये लिख लेना, जो टी रहेगा वो टी इक्वल टू क्या आएगा, एक्स अपॉन वी रहेगा। पेज नंबर 38 क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा बॉय एम्स एट ए बर्ड फ्रॉम ए पॉइंट एट ए हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है x मीटर है। अब एक बर्ड पे वो निशाना साधता है, मतलब चिड़ी मार है वो। द गन कैन इम्पार्ट ए वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकेंड। गन की जो वेलोसिटी है वो 500 मीटर पर सेकेंड मतलब बुलेट को दे सकता है। एट व्हाट हाइट एबव द बर्ड मस्ट ही एम हिज गन इन ऑर्डर टू हिट। तो बर्ड से कितनी ऊंचाई तक वो एम करेगा जिससे वो बर्ड को हिट हो जाए। तो पहला अपना काम क्या होता है, इससे हम क्या निकालेंगे, तो मतलब हम लोगों को निकालना है y इज इक्वल टू हाफ GT²। तो पहला काम ना रहेगा टाइम निकालना, तो टाइम क्या था, x अपॉन वी। x की वैल्यू 100 है, v की वैल्यू 500 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/5। तो यहाँ निकाल लेंगे हाफ GT², हाफ g की वैल्यू 10 रख देते हैं, ये है 1/5 का होल स्क्वायर। ये आ गया 5, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1/25। तो y इज इक्वल टू आ गया 1/5 मीटर। 1/5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इतनी ऊंचाई से जब उसे एम करेंगे तब जा कर के वो हिट होगी। फर्स्ट ऑप्शन। लास्ट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बहुत ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन ये है कि कभी कभार पूछ दिया जाता है तो थोड़ा आइडिया रहना चाहिए। जब से नीट शुरू हुआ तब से तो नहीं आया, इसके पहले ज़रूर आ जाता था। अब ना तो एनसीईआरटी सिलेबस में है, लेकिन अब है तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं, फॉर्मूला नॉर्मल से रहते हैं, उसको समझ लेंगे। इसलिए जिनको आ जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा तब भी कोई बुरी बात नहीं है। ये मान लीजिए एंगल दे रखा है थीटा, यहाँ से किसी बॉल को v वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया। ठीक है, अब v वेलोसिटी से जब इसे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये देखो ऐसे जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पूछ देखो, जैसे ये मान लेते हैं a, ये मान लेते हैं b और ये मानते हैं c। तो a से b तक पहुँचने में कितना टाइम लगे, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। और ये यहाँ से
इंक्लाइन प्लेन से कितना हाइट रहा, ये हाइट निकालने के मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट, और ए से बी तक की कितनी डिस्टेंस है मतलब रेंज, ये निकालना रहता है। तो दो तो बातें आसान हैं, क्या इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो देखो इधर जो कंपोनेंट जाएगा वी कॉस अल्फा और जो वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा वी साइन अल्फा। हाँ अल्फा है, थीटा लग गया, अच्छा वी साइन अल्फा। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था भाई 2 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन एक्सेलरेशन कौन सा रखेंगे, परपेंडिकुलर वाला, क्योंकि ग्राउंड के परपेंडिकुलर ये जी रहता था ना। अब यहाँ पर हमें किसके परपेंडिकुलर देखना है, ए बी के। अब यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है, जी लगता है हमेशा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, तो ये एंगल थीटा है, ये 90 है, ये कितना बचेगा 90 माइनस थीटा। अब हमें इसके परपेंडिकुलर निकालना है, तो ये वैल्यू रहेगी 90 माइनस थीटा, टोटल है 90, तो 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना रहेगा थीटा, भाई थीटा माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, पूरा एंगल कितना आ जाएगा 90। अब जी का इधर जो कंपोनेंट निकालेंगे कितना रहेगा जी कॉस थीटा, मतलब इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है वो आ रहा है जी कॉस थीटा, और जब जी कॉस थीटा है तो इधर जो कंपोनेंट रहेगा वो क्या रहेगा जी साइन थीटा। तो हम यहाँ देखेंगे जो इस डायरेक्शन में रहेगा कंपोनेंट वो क्या रहेगा जी साइन थीटा, ठीक है। तो देखते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल कंपोनेंट क्या है वी साइन अल्फा, तो रहेगा 2v साइन अल्फा, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर क्या है जी कॉस थीटा, तो ये तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा रहता था हाइट, तो हाइट का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था भाई वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। तो हाइट वर्टिकल कंपोनेंट वी साइन अल्फा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे वी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2 एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर कॉस थीटा है, ये हाइट का हो गया। इतना लिखिए, फिर रेंज को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड रेंज देखते हैं। रेंज मतलब क्या है ए से लेकर के पी तक का। देखो जो ले जा रहा कौन ले जा रहा वी कॉस अल्फा, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कौन लग रहा है जी साइन थीटा। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता था, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो सेकंड इक्वेशन अप्लाई करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मतलब ये हो गया आर, यू इस डायरेक्शन में कितना है वी कॉस अल्फा, वी कॉस अल्फा। टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला हम लोगों ने 2v साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस हाफ, एक वैल्यू है जी साइन थीटा अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर मतलब ये है हमें लोगों को जो करना है वो इसका स्क्वायर करना है ना, सीधे कर दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं आप उसे याद रखो, बाद में हम बताएंगे क्या हो सकता है। आपको जो कट सकता है उसे काटते हैं।
और तो नहीं कुछ कट रहा है, ठीक है, यहाँ भी नहीं कुछ कट रहा है। तो लिखते हैं, देखिए r इज इक्वल टू ये 2v², तो ये इधर आ रहा है कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा माइनस, यहाँ देखते हैं, हाँ 2 से ये कट गया तो 2 बचा, 2v² साइन थीटा साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ कॉमन हो सकता है तो कॉमन लेते हैं। देखो 2v² और जी कॉस थीटा ये तो आ सकता है, और क्या आ सकता है, साइन अल्फ़ा आ सकता है, सही है। तो यहाँ हम लोगों ने किया 2v² साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, साइन अल्फ़ा आ गया तो यहाँ केवल बच रहा है कॉस अल्फ़ा माइनस, यहाँ बचेगा साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ 1 है, ये कॉस थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या है कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा, ये हो जाएगा ना। तो यहाँ लिखता हूँ r इज इक्वल टू 2v² जी कॉस थीटा, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा कॉस अल्फ़ा माइनस साइन थीटा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा, यही आया ना। ये देखो लगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये वैल्यू होती है कॉस ऑफ ए प्लस बी की, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे r इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2v² अपॉन जी कॉस थीटा, और यहाँ पर ये आ गया कॉस ऑफ ए प्लस बी मतलब थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, ये आ गया 2v² कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको बाद में केवल आंसर लिखना है, एक तरीके से पहले यहाँ बता देता हूँ फिर आप लिखिए इसके बाद। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, यहाँ पर फिर से बनाता हूँ, ये एंगल थीटा था, बॉल को प्रोजेक्ट किया अल्फ़ा से। तो अगर हम ये पूरा एंगल देखें यहाँ से यहाँ तक का तो कितना आ जाएगा, अल्फ़ा प्लस थीटा, ये ए है ये बी है ये सी है। तो अगर u का कंपोनेंट इसके अलोंग देखें तो जिसके साथ एंगल होता है उसका कॉस हो जाता है, तो ये आएगा v कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा, यही आएगा। अब हमें क्या निकालना, डिस्टेंस ए बी निकालना है, ठीक, ए बी निकालना है। तो जैसे यहाँ पर ये अगर डिस्टेंस की बात करते, सपोज करिए ये अगर x है, तो ये डिस्टेंस अगर होती a से c मतलब x इज इक्वल टू रहता तो v कॉस अल्फ़ा प्लस थीटा इंटू क्या कर देते टी वाई टाइम ऑफ फ्लाइट। लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं है, निकालना हमको क्या है ए बी। तो इस ए सी और ए बी में रिलेशन निकालते हैं, तो ये एंगल क्या है थीटा, तो ये बेस है, ये क्या है हाइपोटेनस। तो यहाँ पर कॉस अप्लाई करते हैं, तो देखो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब ए बी। निकालना हम लोगों को ए बी है ना, तो ए बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन कॉस थीटा, एक्स की वैल्यू ये निकाली हम लोगों ने v कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा टी, और यहाँ पर वैल्यू रहेगी कॉस थीटा। अब टाइम की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, तो ए बी मतलब r लिख दे रहा हूँ अब। तो यहाँ देखिए v कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसकी वैल्यू निकाली हम लोगों ने 2v साइन अल्फ़ा अपॉन जी कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू क्या हुआ, देखिए 2v² साइन अल्फ़ा कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन, मिलाते हैं क्या ऐसे ही आ रहा है, 2v² कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा प्लस थीटा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया। तो दोनों तरीके हैं, ये लेंदी पड़ेगा सॉल्व करने का, लेकिन इसको कराने का मेरा मकसद ये था कि आप ये सोचिए यहाँ पर आइसोलेशन का इफेक्ट है, ठीक है। कई बार जैसे जेई वगैरह में क्वेश्चन कहाँ पे क्या भाई उधर आ रहा 2, अच्छा ये साइन आ जा रहा है।
है। टाइम की वैल्यू इसके अलॉन्ग रखें, टाइम को चेंज करें हैं। हाँ, टाइम बदलना पड़ जाएगा। ठीक है, 2v² वहाँ कह रहा 2v² cos ऑफ थीटा प्लस अल्फ़ा, मतलब ये साइन की वैल्यू हटनी चाहिए ना, बाकी तो सेम है ना, g cos² थीटा। हम्म। और इसका आसान क्या हो सकता है कि हमारे जैसे हमें AC देखा, हम AB निकालना चाहते हैं। नहीं तो वो साइन थीटा प्लस अल्फ़ा करो तो कोई वैल्यू फिर ये थोड़ी ना इससे निकल के बनेगा जा करके। ये साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा होगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस थीटा हो गया, तो कोई नहीं रहेगा। चलिए उतना लिख लीजिए इसको, जैसे नॉर्मली जैसे कोई कैलकुलेशन न्यूमेरिकल टाइप का आता है तो उसे सॉल्व हो जाएगा, उतना आप लिख लीजिए वहाँ पे। इसको फिर टाइम का देखते हैं, कुछ एडजस्ट करता हूँ। यहाँ लिखिए ये जो फॉर्मूला रहेगा ये रहेगा, ठीक, इसको रहने दीजिए। जैसे कुछ वैल्यू यहाँ पर जैसे बाकी है, जैसे देखोगे तो पूरा एंगल जैसे दे देते हैं ये, और फिर कोई एक एंगल करते माइनस उल्टा करेंगे तो आ जाएगा। जैसे पूरा एंगल अल्फ़ा दे दें, यहाँ पर अलग अलग करने पे वैल्यू अलग अलग हो जा रही है, वो आप लिख लीजिए। जैसे उसमें जो कैलकुलेशन में रहेगा वो एक्सलेशन माइनस में रहेगा, बस इतना ध्यान रखना है। अब साइन को एडजस्ट करोगे तो कहानी उतनी लंबी पहुँच जाएगी, तो शॉर्टकट करने से फ़ायदा क्या हुआ। ठीक, इसमें ध्यान रखना, हमने नीचे से ऊपर तरफ प्रोजेक्ट किया है, उल्टा ही पूछ देते हैं। मतलब अगर ऊपर से नीचे तरफ प्रोजेक्ट किया जाएगा, अंतर कुछ इतने रहेगा, जब ऊपर से नीचे आएगा तो ये वेलोसिटी भी नीचे की तरफ होगी, एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा, तो जो यहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर वैल्यू अगर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, बस इतना अंतर रहेगा। ये है फ्रॉम बॉटम टू टॉप, और दूसरा रहेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आसान तब पड़ेगा जब हमें टाइम की वैल्यू फिक्स कर दे, नहीं तो टाइम को भी रिजॉल्व करेंगे तो कहानी फिर उतनी लंबी पहुंच जाएगी ना, फिर आप टाइम को रिजॉल्व करिए।
अगर इसका उल्टा किया जाए, बस केवल फॉर्मूला रेंज और हाइट का तो वही रहेगा। अब अगर किसी बॉल को यहाँ से उसी ये एंगल मान लो थीटा था और इसको अल्फा लिया था, v वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया है तो ऐसे जाकर टकराएगा, ठीक है। इसमें देखो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा इसी डायरेक्शन में आएगा। साइन अल्फा यहाँ साइन अल्फा अच्छा लिखा नहीं है तभी वो नहीं आ रहा है, तभी मैं कहूँ इतना ये सही बात है, ये साइन अल्फा छूट गया है ना, हाँ तभी ये हो गया, सही पकड़े हो। हाँ 2v स्क्वायर साइन अल्फ़ा, तो वैल्यू वही आनी चाहिए। तो बात यही हो रही थी कितना चेंज कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो साइन अल्फ़ा स्किप करेंगे, ये साइन अल्फ़ा है ना भाई। देखो यहाँ चाहे हम यहाँ निकालें चाहे यहाँ निकालें, टाइम तो उतना ही लग रहा है ना। अब ये बॉल यहाँ से यहाँ थोड़ी ना आ जाएगी, टाइम तो वही रहेगा। तो वैसे छूट जा रहा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ देख लें, अगर ऊपर से नीचे की तरफ होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो बस कुछ रेंज का फॉर्मूला बदलेगा, बाकी सब वैसे ही रहेंगे। 2v स्क्वायर साइन अल्फ़ा और यहाँ आ जाएगा कॉस ऑफ, जैसे वहाँ पर थीटा प्लस अल्फ़ा हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन जी कॉस स्क्वायर थीटा। बस वहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, इतना अंतर रहेगा, बाकी टाइम ऑफ फ्लाइट और हाइट के फॉर्मूले वही रहेंगे।